हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट के कॉमर्स पोर्शन में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज हम यूनिट नंबर 2 दैट इज पार्टनरशिप, इसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। ये यूनिट हमारे ऐप पर हमने कंप्लीट करवा दी है आपको विद ऑल द टॉपिक्स मेंशन्ड इन योर सिलेबस। हर एक चीज को हमने कवर किया है, जैसे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं डिटेल्ड कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम इसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस साथ ही साथ होती जाए जैसे जैसे आप टॉपिक को कवर करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूंगी दैट हमारे ऐप पर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। चाहे आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट कॉमर्स, एमपी टेट इकोनॉमिक्स या फिर एमपी सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर करवाते हैं दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली अपने पसंदीदा कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। क्या है वो बेनिफिट्स? आपको वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। अब ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको अनलिमिटेड व्यूज पे आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसे एक ही बार देखो, 2 ही बार देखो, 3 ही बार देखो, है ना। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने बार चाहें उतने बार इन सेशंस को, इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि जो भी क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो क्वालिफाइड एजुकेटर्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे एजुकेटर्स सीए क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी में तो आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। तीसरी चीज है, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाते रहते हैं, जैसे कि आज का एक सेशन है जिसमें हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको हम प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स देंगे, यानी कि इन पीडीएफ्स को आप इजीली ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद आपको इस चीज का एक और फायदा होगा कि आपके पास जो नोट्स आएंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो जो भी आपका मीडियम है, जिस भी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने जो भी मटेरियल है उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है यहाँ पर कि हमारी ये सारी की सारी चीजें अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस, और आपको इन सभी कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप ये सारे के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे आज की सेशन की तरफ। तो क्योंकि आज हम यूनिट नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंट्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपके पास 2 पोर्शन में ये सेशन होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में अराउंड 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड पार्ट बी में भी हम अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चंस इस तरीके से डिस्कस होंगे कि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप हमारे साथ कर पाए, क्योंकि डिटेल्ड कोर्स तो ऑलरेडी हम हमारे ऐप पर करवा चुके हैं। अब इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो जानते हैं आप, एग्जाम में पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 2 आपका कॉमर्स है, जिसके अंदर आपको अगेन 10 यूनिट्स दी हुई है, जिसमें से सेकेंड यूनिट है आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये कुछ सिलेबस है, जैसे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, पार्टनरशिप में कौन कौन से जर्नल अकाउंट्स बनते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम पे क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है जब आप रिटायरमेंट या डेथ
पढ़ रहे हैं, या उसका न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, डिसोल्यूशन कैसे होता है इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी एंड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साथ ही साथ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये टॉपिक रिसेंटली हमने आपको कंप्लीट कराए हैं और इन सभी के एमसीक्यूज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इसका हिंदी में एक बार देखना चाहते हैं तो ये है हिंदी में इसका सिलेबस। साझेदारी लेख, साझेदारी संलग्न, साझेदारों की पूंजी, साझेदारी सामान्य लेख, ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की स्थिति में कैसे आप उसको लेखांकन करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके इस यूनिट नंबर 2 के अंदर आती है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर तक आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं वो अच्छे से क्लियर है एंड नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व सम एमसीक्यूज विद मी। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस को अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड इन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप या फिर सेल ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। देखो, कह रहा है कि जब कुछ लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बनता है जिसमें वो लोग एग्री करते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम आपस में बांटेंगे। ठीक है, और इस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, या तो सिर्फ एक पार्टनर काम कर ले बाकी सबके बिहाफ में, या फिर सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर काम कर ले। तो भाई ये डेफिनेशन आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में दी जाती है और ये डेफिनेशन है आपके पार्टनरशिप की। ठीक है, तो उन व्यक्तियों के बीच संबंध जो सभी या उनमें से किसी के द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो भाई इसे कहा जाता है आपकी भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट आपको पता है 1932 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। इसके सेक्शन 4 में हमें ये सेम डेफिनेशन दी गई है। आपने डिटेल कोर्सेज में भी इस लाइन को जरूर पढ़ा होगा, इस डेफिनेशन को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पार्टनरशिप एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की तो उसके लिए सेपरेट एक्ट है हमारे पास, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो भाई देखो, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। आप सोचेंगे मैम कितना इजी क्वेश्चन आपने पुट कर दिया, बट ट्रस्ट मी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको पार्टनरशिप एक्ट का ईयर याद नहीं होगा, दैट इज 1932। ठीक है, सो पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो साझेदारी अधिनियम वर्ष किस अधिनियम में किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1932 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो जो भी म्यूचुअल रिलेशन होते हैं पार्टनर्स के, इज गवर्न्ड बाय, कौन चलाता है उसको? देखो, साझेदारी विलय की अनुपस्थिति में एक भागीदार के इस आपसी संबंध द्वारा कौन शासित करते हैं, कौन शासित होते हैं? तो भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आप क्या करते हैं? आप अपने म्यूचुअल रिलेशंस को चलाते हैं। अब देखो, आप सभी को पता है कि जब पार्टनरशिप डीड ना हो, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, तो यहाँ पर कोई भी P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता, कोई कमीशन भी नहीं दी जाती। ठीक है, ये चीज आपको पता है। फिर दूसरी चीज यहां पर क्या है कि आप जो भी रेशियो लेंगे वो क्या ले लेंगे? इक्वल ले लेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है। तीसरी चीज है, लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा 6% पर एनम, अगर क्वेश्चन में कुछ भी चीज मेंशन नहीं है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होती है तो आपको इन बातों का ख्याल यहाँ पर रखना होगा। दैट इज पार्टनरशिप डीड की एब्सेंट होती है तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है। और आपको पता है कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में, आपस में एजेंट की तरह वो लोग क्या करते हैं? एक्ट करते हैं कि अगर एक एब्सेंट, एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा पर्सन उसके बिहाफ में काम करेगा। ओके,
तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर्स इन केस ऑफ। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं पे किया जाता अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होती है। पूंजी पर ब्याज का भुगतान भागीदारों को नहीं दिया जाता, कब? जब आपकी साझेदारी विलेख का अभाव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। आपने पढ़ा होगा कैपिटल जब लेकर आता है कोई भी पार्टनर, तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे 1 लाख कैपिटल वो लाया 1 तारीख को, इस पे 10% इंटरेस्ट है। ये जो 1 लाख की कैपिटल थी ये 6 महीने तक इसके पास थी, और फिर 7वें महीने में इसने 1 लाख की कैपिटल और ऐड कर दी जिसपे 20% इंटरेस्ट था। तो पहले आप इन 1 लाख का 10% 6 महीने के अकॉर्डिंग निकालोगे, फिर उसे प्लस करोगे इस 1 लाख के 20% के बचे हुए 6 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 5,000 और ये आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो 15,000 आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सारी की सारी चीजें डिटेल में आपको क्लासेस में करवाई हुई है। तो प्लीज जिन भी बच्चों ने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी है, या जो भी बच्चे अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, ट्रस्ट मी आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हर एक चीज हमने वहां पर कराई हुई है और इसका फायदा आप ले सकते हैं। सिंपली आपको ऐप डाउनलोड करना है और अपना पसंदीदा कोर्स चूज करके हमारे साथ आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉर्डेड इन। देखो कैपिटल कितनी कितनी पार्टनर्स ने इन्वेस्ट करी, कितना कितना प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला, कितनी कितनी उन्होंने ड्राइंग्स रिसीव करी, ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ शो करते हैं? आप पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में शो करते हैं। जाहिर सी बात है, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स के अपने कैपिटल या करंट अकाउंट में दी जाती है। अब आपको पता है जब हम मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट की, तो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कैपिटल की ट्रांजेक्शन्स करेंगे और यहाँ पर आप बाकी की ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जैसे कि आपकी ड्राइंग हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये सब चीजें आपके करंट अकाउंट में आती है। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात होती है तो उसमें सारी की सारी खिचड़ी एक ही अकाउंट में बनती है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसी में आप कैपिटल को शो करते हैं और इसी में आप बाकी अदर ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, आपके पास कैपिटल मेथड में 2 तरीके हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर पूछा कि जो भी ये सारी चीजें कहाँ शो करेंगे, ये हम शो करेंगे आपके कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन। तो ये मैंने अभी आपको बताया, जब आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो भाई 2 अकाउंट बनाओ, कैपिटल का सेपरेट बनाओ, करंट का सेपरेट बनाओ। लेकिन जब आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है ना। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कोई भी चीज हो, चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर आपके ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हो, कैपिटल का इंटरेस्ट हो, फायदा हो, नुकसान हो, हर एक चीज आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू अपने कैपिटल अकाउंट में ही शो करते हैं। इसीलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो पूंजी पद्धति में उतार चढ़ाव के मामले में भागीदारों को वेतन या कमीशन किस में दर्ज किया जाता है? तो भाई कैपिटल अकाउंट में उन सभी चीजों को एंट्री की जाती है, दर्ज किया जाता है, ओके। और यहां पर ये इमेज भी मैंने इसका अटैच किया है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो विच रिमेन्स फिक्स्ड ईयर आफ्टर ईयर। देखो जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की,
तो मैंने आपको बताया 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। अब जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें क्योंकि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल शो करेंगे। 2 पार्टनर्स के लिए मैंने यहाँ पे जगह बना दी और ये 2 पार्टनर्स के लिए जगह ये बना दी। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो यहां पर आप क्या एंट्री करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पर ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, विड्रॉ हुई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। बट कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, उसी बैलेंस को सीडी बना दोगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने कैपिटल लगाई थी 1 लाख 2 लाख। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 लाख 2 लाख। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हमेशा बचेगा। कैसा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, क्योंकि हम फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल की एंट्री कर रहे हैं। तो ये हर साल फिक्स्ड रहेगी, तो इसका बैलेंस कैसा होगा, तो इसका बैलेंस होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस होगा आपका, क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कभी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाती है इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो हमेशा एक रफली डायग्राम बना लीजिए, उसमें आप कुछ नंबर्स पुट कर दीजिए, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। बेसिक सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स डैश अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर। तो ये मैंने बताया फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 तरीके के अकाउंट बनाते हैं भाई, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल था, दैट इज 2। नेक्स्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इम्प्लाइज। देखो पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बनाना, और री का मतलब होता है पुनः, फिर से बनाना। तो फिर से जब आप किसी चीज को बनाते हैं, यहां पर आप किसको बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है या तो आप क्या कर रहे हैं, पुराने जो रिलेशंस है उसमें चेंज ला रहे हैं, चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, आपका जो ऑलरेडी ओल्ड एग्रीमेंट था उसे आप क्लोज कर रहे हैं और एक न्यू एग्रीमेंट को बना रहे हैं। यही मतलब होता है, पुराने एग्रीमेंट को क्लोज कर रहे हैं, नए एग्रीमेंट को बना रहे हैं, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ क्या है, भागीदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन, मौजूदा करार की समाप्ति और नए करार का आगमन, भागीदारियों के बीच लाभ साझाकरण अनुपात में केवल परिवर्तन, क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, नो, सिर्फ इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते। और भी चीजें होती हैं, जैसे कि पार्टनर्स के बीच के एग्रीमेंट में कोई चेंज कर दिया, पुराना एग्रीमेंट चेंज करके नया एग्रीमेंट ले आए, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका बोथ ए एंड सी, यानी कि चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एडवेंट ऑफ न्यू एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, जैसे कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज सीखते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखते हैं, और हम गेनिंग रेशियो सीखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे पास वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इनका ट्रीटमेंट कैसा होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा, पार्टनर आएगा तो क्या चेंजेस होंगे, पार्टनर जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे, ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखते हैं, और डिटेल में ये सारी की सारी चीजें हमने आपको क्लासेस में करवाई हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। For the right to acquire share in the assets of the firm or profit of the firm, the new partner must bring। देखो अगर आपके पास 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और बी, और सी जो है ये एक नया पार्टनर एंटर करना चाहता है। अब ए और बी इतनी मेहनत से इस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, और जब तीसरा पार्टनर भी इसमें जुड़ना चाहता है तो क्या वो खाली हाथ ऐसे आ जाएगा घूमते हुए,
नहीं, वो अपनी कुछ ना कुछ साथ में लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा भाई? वो लेकर आएगा गुडविल हो सकती है, कैपिटल हो सकती है ना, कुछ भी लेके आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर उसकी कैपिटल देखी जाती है। अब ये कैपिटल वो गुडविल के फॉर्म में भी ला सकता है ना, और किसी एसेट के फॉर्म में, अदर एसेट के फॉर्म में भी ला सकता है। बट मेजरली यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कैपिटल क्या लेकर आया है। वो कैपिटल कैश फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो लिखा है एन एग्रीड ऑफ कैपिटल आइदर इन कैश और इन काइंड। तो फर्म की संपत्ति या फर्म के लाभ में हिस्सेदारी हासिल करने के अधिकार के लिए नए भागीदार को पूंजी की सहमति या तो नगद या फिर काइंड रूप में, यानी कि कोई एसेट के रूप में भी वो उसको लेकर आ सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, आपको पता है वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, कैपिटल आती है, पैसा आता है, तो हम उसकी एंट्री भी करते हैं। तो ये सब चीजें हमने आपको क्लासेस में डिटेल में कराई हुई है, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो कैपिटल लेकर आएगा या तो कैश में या फिर काइंड में। Question 11. The new partner needs to contribute some additional amount called dash in case of firms earning more profit than normal rate of return. देखो, अगर हम सारे फर्म की तरह नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, फिर तो हमारा बिजनेस दूसरों के बिजनेस से कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन अगर एक का बिजनेस कुछ थोड़ा सा अलग प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है एज कंपेयर टू बिजनेस ऑफ पर्सन बी, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये कहलाती है आपकी क्या? गुडविल। ठीक है, तो न्यू पार्टनर को कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होती है, जिससे कि हमारी जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा सके, और इसे कहा जाता है आपका गुडविल। क्या कहा जाता है? आपकी गुडविल, ख्याति, है ना, ख्याति कहा जाती है। ठीक है, तो गुडविल, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. डैश एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब एक नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है। उसको हम कहाँ शो करते हैं? उसे हम शो करते हैं हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब कैसे शो करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनते हैं दो साइड, डेबिट क्रेडिट। अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसे लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन अगर उसकी वैल्यू घट रही है तो उसे लिखेंगे डेबिट में। अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में, और अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड एसेट आता है यहाँ पर आते हैं आपके अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपका कुछ भी निकलता है। यहाँ पे आप प्रॉफिट शो करते हैं, यहाँ पे लॉस, और इस प्रॉफिट और लॉस को आप ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की खून पसीने की मेहनत है, ये खून पसीने की कमाई है जो उन्होंने मेहनत करके अपनी फर्म को इस लेवल तक पहुंचाया है ना। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब नए एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो रीवैल्यू किया जाता है, उसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जब आप फर्म को डिसॉल्व करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है एसेट्स की वैल्यू का कम होना, ऑक्शन की वैल्यू नीलामी, और रिवैल्यूएशन ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप ये सभी को यहाँ पे तक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द अमाउंट दैट द न्यू पार्टनर, देखो ए बी आराम से थे मस्त और 1:1 में प्रॉफिट को बांटते थे। अब सी भी आया तो भाई सी को भी कुछ शेयर देना पड़ेगा, है ना। तो ए और बी को अपने पास से कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या फिर मैं कह दूं 3:2 इनका रेशियो था, है ना। लेकिन जैसे ही सी एंटर हुआ तो इनको अपना शेयर चेंज करना पड़ा। अगर यहाँ पर 1/5 के लिए सी आया है तो यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी को भी अपना कोई पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे होता है ना जब मम्मी कुछ खाने के लिए देती है, अगर घर में आप अकेले हैं तो आपके मजे आ जाते हैं कि ये सारी चीजें तो मैं ही खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन आप देखते हैं कि फटाफट से ये चीज देखते ही कि मम्मी ने कुछ दिया है, छोटा भाई या छोटी बहन भागते हुए आए, अब आपको उस चीज का जो वो सामान, वो जो खाने की चीज आपको मिली है उसको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। और वो जो आप 2 टुकड़े कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एज अ बिग ब्रदर बिग सिस्टर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वही होता है जब एक नया एडमिशन लेकर एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है,
सो जो नया प्रॉफिट रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है, नया प्रॉफिट रेशियो न्यू पार्टनर कैसे एक्वायर करता है, ये पुराने पार्टनर से ही हिस्सा लेकर उसे एक्वायर करता है। ठीक है, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द अमाउंट दैट द न्यू पार्टनर एक्वायर्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, यहाँ पे दो रेशियो आते हैं, आप सबने सुने हैं, ये सुने क्या, पढ़े होंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और आपका गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप देखते हैं एडमिशन के टाइम पर, गेनिंग रेशियो आप देखते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। ओके, इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In case of nothing is specified about how the new partner acquires his share from the firm old partners, it is assumed that, देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैसे ए और बी से शेयर एक्वायर करेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एग्जिस्टिंग रेशियो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कभी भी ये मत कहना इक्वली, एग्जिस्टिंग रेशियो जो भी है ए और बी का, उसी रेशियो में आप क्या करेंगे, अपना शेयर थोड़ा सा सी को भी दे देंगे। ठीक है, तो ही एंड सी एक्वायर्स रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, नो, ही एंड सी एक्वायर्स इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेगा, वो शेयर को एक्वायर करेगा। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी में वो अपने हिस्से को एक्वायर करेगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अंडर डैश गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट निकलता है आपका सुपर प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। जब ये निकल जाता है तो गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, है ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, और आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये किस में होता है बच्चों, ये होता है आपके सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ पे मैंने ऐड किए, यहाँ पे देखो मेथड्स, अगर आप एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट से करें तो पहले सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर आप उसे कैपिटलाइजेशन से करें तो सुपर प्रॉफिट से करें तो सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और कैपिटलाइजेशन मेथड आप एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक एन्युटी मेथड होता है जहां पर आपको एन्युटी वैल्यू दी रहती है और उससे मल्टीप्लाई करके आप अपनी गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली ये मेथड हम लोग फॉलो नहीं करते, एन्युटी मेथड हम बहुत कम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ टाइप्स है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दें, है ना। तो इसका प्रैक्टिस आप लोगों का अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। अच्छा, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि आकाश और विनोद पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 2:3। तो मैं इसको ए और बी लिख देती हूँ शॉर्ट में, 2:3। इन्होंने चारू को एडमिट किया है सी को 2/10 शेयर के लिए, जो कि इसने एक्वायर किया है 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली बताया कितना कितना एक्वायर किया है ना। ए का शेयर था 2/5, बी का शेयर था 3/5। अब डायरेक्टली बता दिया इसने कि 1/10 ए से लिया है, 1/10 बी से लिया है। तो एलसीएम ले लो 10, 5 2 2 2 4 -1, 2 2 5 2 10, 3 2 6 -1, यानी कि कितना आ जाएगा ये 3/10, 5/10, और सी का शेयर हमें ऑलरेडी पता है 2/10, तो ये आ जाएगा 3:5:2। ये तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन था,
क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमें दिया हुआ था कितना हम शेयर कर रहे हैं। जब डायरेक्टली नहीं दिया होता कभी कभी तो हमें वो चीज भी निकालनी पड़ती है। कभी का कह देता है कि इक्वल ले रहा है, कभी कहता है 3:2 में ले रहा है, तो वो चीजें जब चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सोल्यूशन को भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन था तो इसीलिए हमने बेसिक तरीके से इसको करा डायरेक्टली माइनस करके। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा जब भी आप पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें अपना आंसर मिल गया 3:5:2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज। तो बहुत आसान है, कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से अपनी गुडविल को सॉल्व कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है आपका जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली हम इसके 3 मेथड पढ़ते हैं गुडविल के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड हम पढ़ते हैं, एपी, एसपी एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डैश ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कह रहा है कि जब रिटायरमेंट होता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स को कैसे मिलते हैं। तो देखो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, जितने भी आपके रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पार्टनर्स को क्रेडिट होते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड रेशियो में मिलते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं अगर प्रॉफिट होता है और डेबिट करते हैं अगर हमारा लॉस होता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डेबिट हुआ है, लॉस, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर आपको हमसे प्रॉफिट बोला है तो भाई ये तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉसेस बोला है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर क्वेश्चन में कह देता सिर्फ प्रॉफिट दे देता, लॉस नहीं देता, तो हम कहते हैं कि डायरेक्टली आप इसे क्रेडिट कर देंगे। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो भाई प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दो और लॉस है तो डेबिट कर दो। तो इसका सिंपल सा हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो सेवानिवृत्त के मामले में सचित लाभ और हानि पुराने अनुपात में पुराने भागीदार हैं, तो ये कहां पे ट्रांसफर होती है, तो इसे आप केवल क्रेडिट को, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे और आपका लॉस हुआ है तो उसे डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। Next question 19, the ratio in which old partners agree to sacrifice their ratio। ओल्ड पार्टनर्स कह रहे हैं कि ठीक है मेरे हिस्से में से थोड़ा ले लो, मेरे हिस्से में से थोड़ा ले लो, मेरे हिस्से में से थोड़ा ले लो और डी को दे दो। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पार्टनर्स अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं और डी यहाँ पर गेन कर रहा है। तो जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स अपना हिस्सा दे रहे हैं उसे कहा जाता है आपका क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। वह अनुपात जिसमें पुराने भागीदार नए साथी के लिए लाभ में से अपने हिस्से को थोड़ा सा त्याग कर देते हैं उसे कहा जाता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इंप्लाइज। देखो एक होता है रिटायरमेंट, एक होता है डेथ। रिटायरमेंट में अगर पार्टनर है ए बी सी, सपोज सी का रिटायरमेंट हो गया तो सी गया, ए और बी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिएगा, तो यहां पर आपके पास ए और बी बचे हैं अभी तक और सी का रिटायरमेंट हो गया। अब सेम सिचुएशन यहां पर है लेकिन अब सी की डेथ हो गई है, तो यहां पर जो रिटायरमेंट हो रहा है ये टेम्पररी है, मतलब सी सिर्फ फॉर्म छोड़कर जा रहा है। यहां पर सी का परमानेंट रिटायरमेंट हो गया, मतलब ये फॉर्म कोई नहीं दुनिया को छोड़कर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस होता है रिटायरमेंट और डेथ के बीच में। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है कि आप पुरानी पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं और नई पार्टनरशिप को उससे रिप्लेस करेंगे,
जी हाँ, बिल्कुल। पुरानी पार्टनरशिप में चेंजेस आएंगे और उसकी जगह अब नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। क्या इसका मतलब है कि आप एसेसन लायबिलिटीज को फिर से रीवैल्यूएशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, रीवैल्यूएशन भी करेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन रिटायरमेंट होता है? ये हम करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर, है ना। ये हम रिटायरमेंट में नहीं करते, इसमें तो आपका बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका आंसर बनेगा आपका बोथ ए एंड बी, जहां पे आप पार्टनरशिप डीड पुरानी को क्या करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप डीड थी उसे खत्म करके नई पार्टनरशिप डीड को बनाएंगे और अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को यहाँ पर आप रीवैल्यू करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और बी नहीं डी, क्योंकि डी में बोथ दिया है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर ऑप्शन है डी। ओके, ये 18 था, 19 था, 20 था। ठीक है, ठीक है। आई थॉट कि कुछ गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, तो आज की सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, 20 क्वेश्चंस, एंड और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग करा दूंगी। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस इसके बचे हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस मुझे ऐड करने हैं, देन मैं आपको इसके कंप्लीट क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। अफेयर्स विद बिजनेस हमारे ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो सारे के सारे जो फायदे हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको क्वालिफाइड एजुकेटर से, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, सो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम बाकी की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए इतना आप रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।